नमस्ते, मैं डॉक्टर अवंतिका माजगांवकर। जीवंतिका आयुर्वेद चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा ये पंचकर्म का एपिसोड चल रहा है। आज हम विरेचन के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में वमन के बारे में पूरी जानकारी ली है डॉक्टर जीवन से, आज वैसे ही हम विरेचन के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। विरेचन किस व्यक्ति को करवाना चाहिए, उसकी विधि क्या है, वो सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। जी, तो विरेचन ये प्रामुख्य रूप से पित्त के लिए की जाती है। पित्त ये शरीर की उष्णता को नियंत्रित करता है। अगर किसी शरीर में बहुत ज़्यादा उष्णता है, किसी को पित्त की बीमारियाँ ज़्यादा हो रही है, यानी जी मचलना, शरीर पे पित्त की छोटे छोटे फोड़े आना, फुंसियाँ होना, या कहीं पे कोई नॉन हीलिंग वुंड रहता है। कई सारे डायबिटिक वुंड जैसे रहते हैं, वो नॉन हीलिंग होते हैं। नॉन हीलिंग अल्सर भी होते हैं, जैसे वेरिकोसिल अल्सर हुआ या वेरिकोज अल्सर हुआ। तो ऐसे में हम पित्त के लिए विरेचन चिकित्सा मुख्य रूप से करते हैं। जैसे भी आपने जाना कि पित्त के रोगों में हमें विरेचन करना चाहिए, अभी हम इनसे जाने कि इनके 15 साल का अनुभव क्या कहता है, किन किन पेशेंट को इन्होंने विरेचन दिया और उनकी क्या क्या रिजल्ट रहे। साथ में थोड़ा सा विरेचन कैसे करते हैं वो भी हमें जानना है। जी, तो विरेचन विधि में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये विरेचन शुरू कहाँ से होता है। तो हमें पहले पूर्वकर्म में घी पीना पड़ता है। अब रोगानुसार वो घी भी अलग अलग होता है। महाकल्याणक, महातिक्त, महात्रिफला, त्रिफला, इंदुकांता, ऐसे आयुर्वेद में कई सारे वैरायटी के घृतपान बोले जाते हैं जो विरेचन के लिए बहुत सही फायदेमंद भी होते हैं। इंदुकांत घृत हम स्किन के पेशेंट को देते हैं, या महाकल्याणक घृत जिनको उन्माद या अपस्मार आते हैं, जिनको फिट्स आते हैं, मृगी की बीमारी जिसको बोलते हैं, तो उसमें हम देते हैं। तो ये जो स्नेहपान रहता है वो एक अलग से हमें करना पड़ता है। वो कम से कम 4 दिन या 5 दिन, जैसे उनके सम्यक लक्षण मिलते हैं वहाँ तक हमें ये विरेचन का जो स्नेहपान होता है वो करना पड़ता है। अब ये जो स्नेहपान है वो पूरी तरह से हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन ही करना पड़ता है, क्योंकि कई सारे केसेस में मैंने देखा है कि अगर हम उनको घर पे बोलते हैं तो वो ठीक तरह से स्नेहपान कर नहीं पाते, क्योंकि वो कब करना है, वो कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, उसके बाद क्या करना है, वो सब वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए जो पथ्य आहार हो या जो स्नेहपान की विधि हो वो अंडर ऑब्जर्वेशन भी किया तो ही सही फायदेमंद होता है। अब ये स्नेहपान के बाद जो मुख्य रूप से चिकित्सा आती है वो विरेचन की। उस विरेचन में हम कुछ दवाइयाँ पिलाते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। कोई किसी को काढ़ा देते हैं, किसी को अवलेह देते हैं, किसी को टैबलेट्स यानी जो गोलियां रहते हैं वो देते हैं, किसी को चूर्ण देते हैं। तो वो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग काढ़ा या अलग अलग अवलेह होते हैं। उन अवलेहों से या काढ़े से उनको कुछ जुलाब होते हैं। अब ये जुलाब क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में उस वक्त पित्त का प्रमाणतः वृद्धि होना, उस पित्त को बाहर निकालने के लिए ही हमने विरेचन चिकित्सा को चुना हुआ होता है। तो कई सारे केसेस में मैंने देखा है कि इतने जुलाब होते हैं तो क्या हमें अशक्तता महसूस होगी, क्या हमें थकान महसूस होगी, क्या हमारा बीपी इतना लो हो जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं है, ये शरीर के दोष होते हैं। तो दोष जब तक शरीर में हैं तब तक आपको कुछ भी ऐसा थकान जैसा महसूस नहीं होता, उल्टा आपको फ्रेशनेस महसूस होता है, उत्साह बढ़ता है। कई लोगों को तो 30 तक विरेचन के वेग आ चुके हैं। अब 30 यानी अगर कोई आम आदमी कोई सुने तो ऐसा लगे कि 30 विरेचन मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, वो तो हॉस्पिटल में उसको सलाइन ही देना पड़ेगा। ऐसे में कुछ लोग हास्यास्पद रूप से बातें करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। उनको कुछ भी जरूर बाहर से देना नहीं पड़ता है, यहाँ तक कि कोई शरबत भी नहीं देनी पड़ती है। उनके दोष उतने होते हैं कि वो उतना विरेचन सह कर ही पाते हैं। तो ये विरेचन विधि में हमने ये जाना कि पहले घृतपान करना बहुत ज़रूरी है।
और घृतपान के बाद कुछ सम्यक लक्षण जब मिल जाए, नाड़ी परीक्षण अच्छे से हो जाए, उदर परीक्षण में दोष अच्छे से वहाँ पे सम्यक संचित हो जाए, तो हमें विरेचन की औषधि देनी चाहिए। इन स्नेहन स्वेदन में, इन स्नेहपान या घृतपान के काल में हमने स्नेहन स्वेदन भी करना होता है, यानी पूरे बॉडी में मसाज करना या स्टीम देना। तो ये अंडर ऑब्जर्वेशन रह के, हमारे सामने रह के कर पाए तो ही अच्छा होता है। तो हम विरेचन के फायदे के बारे में अभी जान रहे हैं। तो फायदे इसका देखा जाए तो पित्त की बीमारियां जहाँ तक इसका एक्सटेंड है या जहाँ तक इसका स्कोप है, वहाँ तक विरेचन की चिकित्सा मुख्य रूप से काम करती है। यहाँ तक कि जिनको वमन पंचकर्म सहन नहीं हो पाता है, उनको भी हम विरेचन चिकित्सा देते हैं। कफ के लिए हम वमन चिकित्सा मुख्य रूप से करते हैं, लेकिन अगर किसी को वमन सहन नहीं हो पा रहा है तो कफ की बीमारियों को के लिए भी हम विरेचन चिकित्सा मुख्य रूप से देते हैं। विरेचन के फायदों में मुख्य रूप से हमने देखा है कि जिनको हार्मोनल इशू है, यानी थायराइड की समस्या है या डायबिटीज की समस्या है या पीसीओडी की समस्या है, उनमें ये विरेचन मुख्य रूप से हमें फायदे देता है। क्योंकि ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको आयुर्वेद रसदुष्टि करके ट्रीट करता है। इनका निदान ही रसदुष्टि होता है, और रस धातु पे मुख्य रूप से काम करने वाला तो विरेचन ही है। इसलिए अगर किन माता बहनों को थैली की कुछ शिकायतें होती है, जैसे गांठ होना, उसमें एंडोमेट्रियोसिस की कुछ चेंजेस आ जाते हैं सोनोग्राफी रिपोर्ट में, तो ये भी विरेचन से ठीक होता है। थायराइड की समस्या में तो विरेचन बहुत ही अच्छे से काम करता है। हमने थायराइड के कई सारे केसेस में विरेचन दिया है, और इनका मुख्य रूप से बिफोर और आफ्टर ऐसे स्टडी भी किया है। मतलब जिन लोगों को, जिन महिलाओं को 100 mcg तक थायरॉक्सिन की दवाई चालू होती है, तो वो 25 mcg तक कम होती है। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि एलोपैथी में तो इस थायराइड की बीमारी का कोई हल नहीं है। हालांकि यहाँ से आपकी जो mcg है, यानी माइक्रोग्राम जो यूनिट होते हैं थायरोक्सिन के, वो तो बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद से ये कम होते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स है। डायबिटीज में भी डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्सिबल होता है। कई लोग ऐसे समझते हैं कि डायबिटीज रिवर्स नहीं हो पाता है, हमें जो हमारी जिंदगी है, पूरी जिंदगी भर हमें डायबिटीज की जो दवाई है वो लेनी पड़ती है। कई लोगों को तो इंसुलिन भी लेना पड़ता है। तो जिन लोगों को भी इंसुलिन चालू है, उनको भी, या जिनको मेडिसिन चालू यानी सिर्फ टैबलेट्स चालू है, उनको भी विरेचन चिकित्सा मुख्य रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ये रस दुष्टि को ठीक करता है, अपने ग्रहणी को ठीक करता है, और ग्रहणी अगर ठीक हो जाए तो कोई भी हार्मोनल इशू हमें परेशान नहीं करता है। विरेचन के बारे में और ज़्यादा विस्तृत जानकारी दे तो कई लोगों को त्वचा पे फोड़े आते हैं, फुंसियाँ आती है, कई लोगों को शरीर में हीट बहुत होती है, कई लोगों को सूजन रहती है, शरीर पे चर्बी की गांठें होती है, तो उनको भी ये विरेचन चिकित्सा करनी चाहिए। चर्बी की गांठें पूरी तरह से खत्म ना भी हो, लेकिन उनका साइज बहुत अच्छे से कम होते हुए देखा गया है। तो अभी हमने विरेचन के बारे में जाना कि विरेचन किस किस व्यक्ति को करवाना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो अब हम डॉक्टर जीवन से अपने अगले एपिसोड में बस्ती के बारे में जानेंगे, जो वात रोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो हम फिर से मिलेंगे आपके साथ। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, आयुर्वेद को अपनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।